नमस्कार बच्चा लोग। आप लोगों को ये जो एनसीईआरटी की किताबें दिख रही हैं, ये आपका फाउंडेशन डिसाइड करती हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में, इवन एसएससी और बैंक पीओ की प्रिपरेशन में। आपने बहुत सारे टॉपर्स के कमेंट्स देखे होंगे। सिलेक्शन के बाद वो बताते हैं कि यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल था। आप यहाँ बहुत सारे रैंक 1 रैंक 2 देख पा रहे हैं। कुछ हमारे बच्चे हैं, सृष्टि जैन देशमुख है, रितिका हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे। और बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बट फिर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हर किसी टॉपर का बैकग्राउंड अलग होता है। कोई पहले अटेम्प्ट में पास हो रहा है, कोई दूसरे अटेम्प्ट में पास हो रहा है। बट आप जो बच्चे हो उसका बैकग्राउंड अलग है। आप में से कोई कॉलेज में है, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। आप दिन में अलग नंबर ऑफ आवर्स दे पाते हैं। सो हो सकता है आप में से कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई 12 घंटे पढ़ सकता है। सो क्या ये जो चैलेंजेस हैं उसी को सॉल्व करने का आज ये वीडियो है। इसमें मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि हाँ ये वाला चैप्टर यहां से पढ़ो, इसको मत पढ़ो, एटसेट्रा। आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा कि अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो क्या होना चाहिए। अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हैं तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। आपको पहले पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। यही सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो आपको चैलेंजेस क्या आते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। उसका बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। जैसा आप जानते होंगे कि पिछले 5 साल से दी आईएएस हब यूपीएससी में बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर रहा है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो सिलेक्शन के बाद मेरे से कनेक्टेड हैं। उनमें से बहुत सबने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, किसी ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ अटेम्प्ट तक के बच्चे हैं। इन सारे बच्चों से जो कुछ चीज निकाल के ला सकते हैं हम, वो ये है कि एनसीईआरटी आपको फाउंडेशन बनाता है प्रिपरेशन का। जो पहला, बहुत सारे चैलेंजेस हैं एनसीईआरटी में भी ना। जो सबसे पहला चैलेंज आता है कि सर न्यू एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी, तो वो हमने इस पीडीएफ में डाल दिया भाई, कौन से सब्जेक्ट की न्यू एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द फोटो, ताकि आपको वो भी चैलेंज नहीं आए कि अच्छा ठीक है ये वाली सर ने बताई थी कि वो वाला सर ने बताया था। आपको यहाँ लास्ट में कौन कौन सी क्लास में। अब दूसरा चैलेंज एनसीईआरटी में क्या आता है कि सर 6th क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़े इस सब्जेक्ट का, कि 9th से 12th तक पढ़े, कि 11th 12th का पढ़े। वो सारा सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तीसरा आता है कि एनसीईआरटी का आज हमने वीडियो देखा, हमें बहुत सारा मोटिवेशन आ गया, लेकिन वो मोटिवेशन 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? बिकॉज आपके पास पूरा शेड्यूल नहीं है। आपको जो 4 महीने में अगर एनसीईआरटी पूरी करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी 11th 12th में 4 किताबें हैं। वो 4 किताबों को कितना टाइम देना चाहिए, उसके किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपर ये बता दे कि इकोनॉमिक्स की 11th क्लास को आप सिर्फ 12 घंटे दो, उस 12 घंटे में से इस चैप्टर को इतना टाइम देना चाहिए, मुझे लगता है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे। बिकॉज पूरे 4 महीने का शेड्यूल आपके पास है। जैसा अगर हम इस शेड्यूल में देखें कि जैसे ये बच्चा जो है उन्होंने यहां से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। साजिया स्टार्टेड, उन्होंने सबसे पहले पॉलिटी से स्टार्ट किया। तो पॉलिटी में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग नाम से जो चैप्टर है उसको 1.5 घंटा देना चाहिए। तो आपके पास एक टॉपर का बेंचमार्क हो गया कि भाई वो बच्चे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है, हाउ मच टाइम दे स्पेंट on this particular chapter. So ideally you should also spend, but the problem is maybe you can give 6 hours per day and somebody else can give 3 hours per day. तो जो 6 घंटे दे रहा है और जो 3 घंटे दे रहा है उसको एनसीईआरटी फिनिश करने का टाइम अलग अलग होगा। 6 घंटे वाले का हो सकता है 3 महीने में वो सारी एनसीईआरटीज पढ़ ले, और जो 3 घंटे दे रहा है उसको 5, 5.5, 6 महीने के आसपास में लग जाएगा। लेकिन आपके पास अपना एक डेडिकेटेड शेड्यूल बन जाएगा, और उस डेडिकेटेड शेड्यूल को टॉपर्स ने बनाया है बिकॉज उन्होंने लिखा है कि किस चैप्टर को पढ़ने के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए। ये सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम रहती है कि मोटिवेटेड नहीं रहता है। आपको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है बट मोटिवेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हो सकता है किसी एनसीईआरटी को पढ़ने में आपने 10 दिन लगा दिए, लेकिन उसका रिलेवेंस कम था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो मुझे लगता है आपको मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता रहता है यार, वैसे बनाएंगे।
और प्रॉब्लम क्या आती है एनसीईआरटी की, कि अगर आपने ये देख लिया कि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटी में है, तो आप पॉलिटी के एनसीईआरटी 1 महीना पढ़ जाते हो, और अगर आपका कम इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी आप छोड़ देते हो। सो ये बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है आपके लिए, कि जैसे यहां देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स को सिर्फ आधा घंटा दिया है। आधा घंटा क्यों दिया है? बिकॉज ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है ये पुराने वाले होंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका रेलेवेंस कम है। देखिए एनसीईआरटी की किताब स्कूल के बच्चों के लिए होती है लेकिन हम यूपीएससी क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको वो पढ़ना होता है। सो आपको अपने हिसाब से कंटेंट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में सब कुछ रिलेवेंट है या सब कुछ खराब है, लेकिन अगर आपके पास कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको चैप्टर को देने हैं वो मिल जाएं, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा कि ये फाइंड आउट करना कि आपको इस क्लास की एनसीईआरटी न्यू पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है, इस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 6 से 12th पढ़ना है कि 9 से 12th पढ़ना है कि सिर्फ 11 12th पढ़ना है, इस क्लास की एनसीईआरटी के इस चैप्टर को आपको कितने नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हैं। वो ही आपकी जो प्रॉब्लम थी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना कस्टमाइज्ड एआई ड्रिवन शेड्यूल बनाना है, सो आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, लिंक है एक ऐसी वेबसाइट का एआई टेस्टिफाइड जिसके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, आप कुछ गूगल कर सकते हैं। एआई टेस्टिफाइड इंक्यूबेटेड है आईआईटी कानपुर के साथ में, बिकॉज 2 साल पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एनालिसिस करके ला रहे हैं, जिसमें आईआईटी को थोड़ा इंटरेस्ट आया तो उन्होंने एआई टेस्टिफाइड को इंक्यूबेट किया। प्लस और अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं कि एआईसीटीई के साथ एमओयू साइन कर रखा है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आप गूगल में जाके AITestify.ai सर्च करिएगा, वहां आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम मिलेगा। आपको इस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक करना है, आपको यहां आना है। हाँ, एक और बात बता रहा हूं कि यहां पे आपको पता है कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। सो यहां पे भी बहुत लोगों की मेहनत है, बट इसमें जो एकेडमिक पार्ट है, एकेडमिक पार्ट का मतलब है कि किस चैप्टर को कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ने चाहिए और नहीं पढ़ने चाहिए, वो मैंने अलॉन्ग विद बाकी सब लोग में। सो टॉपर्स में से आकृति सेठी नाम के एक बच्ची हैं, हु क्लियर दिस एग्जाम इन हर 6th अटेम्प्ट एंड शी कुडंट क्लियर इन द 5 प्रीलिम्स कंसेक्यूटिव। देखिए ये सो जो बच्चे होते हैं जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं, उनके दे आर रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, दे आर रिपोजिटरी ऑफ एक्सपीरियंस। इतनी बार आप फेल हो जाते हो कि फिर फेलियर से नफरत हो जाती है आपको। सो यही परसिवरेंस मेरे हिसाब से उसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ये बच्चा। उन्होंने ये शेड्यूल बनाया है ब्रॉडली, उन्होंने लीड किया है उस टीम को जिसने ये बताया है कि कौन कौन से चैप्टर्स को कितने कितने नंबर ऑफ आवर्स देना चाहिए। तो आपको उतना सारा एक्सपीरियंस एक ही जगह पे मिल रहा है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं हम इसको। आपको यहां जाना है, नीचे जाके एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, आप यहां एक ऐसे डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। इसमें आपको व्यू शेड्यूल पे जाना है। अब यहां जाके हर बच्चे का क्योंकि बैकग्राउंड अलग है, जैसा मैंने बताया, हो सकता है कॉलेज गोइंग बच्चा सिर्फ दिन में 3 घंटे दे पाए, एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकता है दिन में 12 घंटे दे पाए, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है दिन में 5 घंटे दे पाए। तो यहां हम बच्चे से कितने नंबर ऑफ आवर्स पर डे आप दे सकते हो उसका एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, और कौन सी डेट से आप ये बनाना चाह रहे हैं। तो सपोज कीजिए आप आए और आपने बोला चलो ठीक है, अब दिवाली वाली खत्म हो गया है, 2-3 महीने की अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, और आपने सोचा कि चलो 23 तारीख से मैं ये शेड्यूल स्टार्ट करूंगा और मिनिमम टू मिनिमम मैं 4 घंटे के आसपास में पढ़ाई कर सकता हूं मैं। सो आप 2 में बिटवीन 2 to 10 एनी नंबर ऑफ आवर्स पर डे यू कैन मेंशन। दूसरा ये है कि सपोज कीजिए एनसीईआरटी या किसी भी चीज की पढ़ाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको उस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज ये एग्जाम आपके बहुत सालों की मेहनत मांगता है। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से शुरू करेंगे जिसमें हमारी नॉलेज थोड़ी कम है और इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप थोड़े ही दिनों में वो इंटरेस्ट लूज कर पाओगे, फिर आप उस पूरी परीक्षा को छोड़ दोगे कि नहीं मेरे तो बस की नहीं है। आपको पता है कि ये परीक्षा, स्टेट पीसीएस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, आपने 12th पास मूवी देखी होगी। ये मूवीज देखना बहुत इजी होता है, बट उतना काबिल बनना कि उस मूवी में आप किरदार निभा पाओ, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा और किसी का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा। सो अगर
मिसालें दी जानी हैं आपके नाम की, तो कुछ तो एफर्ट्स आपको हार्ड वर्क इसमें इनपुट डालना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा आज इस पढ़ाई को छोड़ रहा है तो वो उसके काबिल नहीं है, नहीं काबिल होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, वो डायरेक्शन नहीं बैठ पाता है। आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट खुद से डिसाइड करना है। वो आपको पता होगा कि मुझे पॉलिटी पसंद है, मुझे हिस्ट्री पसंद है, मुझे ज्योग्राफी पसंद है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। हमने डिफॉल्ट ऑर्डर वो लगा के दिया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। आपको सबसे पहले पॉलिटी पढ़ना चाहिए, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, फिर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ये हमने हिस्ट्री वाले पार्ट लास्ट में डाले हैं। क्यों लास्ट में डाले हैं? बिकॉज हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, उसके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं। और अगर आप आज फैक्ट याद कर लो और आपकी परीक्षा 2 साल बाद है, तो आपको बीच में बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमने जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले ऐड किया है और बाद में फैक्चुअल सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, सो यू कैन एनी टाइम कम एंड चेंज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज करके इसको 1 बना सकते हो और इसको चेंज करके इसको 2 बना सकते हो, 1 2 3 4। वो ऑर्डर में आपकी मर्जी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें एक और हमने कस्टमाइजेशन डाला है आपके लिए कि सपोज कीजिए आप एनसीईआरटी के अंदर आप कह रहे हैं नहीं, ये टॉपर सजेशन है कि आपको इतनी सारी किताबें पढ़नी है, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जो कुछ एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो कि मुझे ये और ये एनसीईआरटी में पढ़ चुका हूं, मेरे को ये शेड्यूल इसका नहीं चाहिए। या फिर अगर आप एकदम फ्रेश बच्चे हैं तो आप सीधा जाइए, ये इंफॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे टॉपर्स और मेरा एक्सपीरियंस लगा है। ये जो मेंशन है, अगर आप पॉलिटी में देख रहे हैं तो आप 6 से 12th की किताबें देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 9 से 12th की किताबें ही आप देख रहे हैं। इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए और आपको सिर्फ जनरेट शेड्यूल पे क्लिक करना है बस। जैसे ही आप जनरेट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहां आपको डाउनलोड शेड्यूल की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस यही करना है, आपको जाके यहां पे ये सब कोर्सेज वोर्सेज एंड ऑल कुछ भी नहीं करना है। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां हम डिस्कस करेंगे कि अब हम फॉलो अप कैसे कर सकते हैं। ये भी हमारा फ्री इनिशिएटिव है, बट अभी के लिए मैं चाहूंगा कि अभी आप इस सेकंड कंपोनेंट में नहीं जाइए, आप सिर्फ डाउनलोड शेड्यूल पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका एक ऐसा शेड्यूल ओपन होके आ जाएगा। जैसे अगर ये शेड्यूल को मैं क्लिक करूं तो ये स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के सिग्निफिकेंस बताते हुए टॉपर्स आ गए हैं। ये जो डिटेल्स थी हमारी, ये तो इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने कहा था कि हम इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं, तो पहले इकोनॉमिक्स के चैप्टर आएंगे, कौन कौन सी क्लास के कितने कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको देने हैं। इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद पॉलिटी के चैप्टर्स आ जाएंगे और बाकी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में आपको हमने ये देने की कोशिश की है कि एक्चुअल में एनसीईआरटीज पढ़नी कैसे हैं। दिस वीडियो वाज नॉट अबाउट कि मैं जनरल ज्ञान आपको दे दूं कि हाँ ये सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़नी है, नहीं, वो तो हम पढ़ ही लेंगे। अगर हमारे को एक एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाए कि इस चैप्टर को इतने नंबर ऑफ आवर्स मुझे देने चाहिए, तो मुझे लगता है पढ़ने का काम तो बच्चा मेहनती है। जो बच्चा यूपीएससी देने की सोच रहा है या स्टेट पीसीएस देने की सोच रहा है, वो मेहनती तो है, बस डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। डायरेक्शन कम्स विद अ कॉस्ट एज वेल। मी एंड यू बोथ ऑफ अस नो कि यूपीएससी की परीक्षा अगर हम देने की भी सोच रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 3-4 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा, बिकॉज यूपीएससी 2-3 साल तो ले ही लेता है कम से कम। सबसे ज्यादा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में होते हैं। अगर डायरेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है, टॉपर्स ने उसको वेट किया हुआ है, तो मुझे लगता है आपको इस इनिशिएटिव का फायदा उठाना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ये डाउनलोड करने के बाद यहां आते हैं, ये सारा सिनेरियोस क्या है, कैसे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। वो मॉनिटरिंग का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। शेड्यूल बनाना इज सिंपल, वो मैंने यहां कर दिया है, आप बना लेंगे, बट इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बट हम आपको 3-4 महीने का शेड्यूल आपके सामने दे रहे हैं। आप क्या करिएगा, आप इसको निकाल के इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और अपने टेबल के सामने रख लीजिएगा कि भाई ये 5 महीने तो मुझे सारी एनसीईआरटीज फिनिश कर देनी है। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।